डेमोगोर्गन से पहले, माइंड फ्लेयर से पहले और हॉकिंस के बिखरने से बहुत पहले। हाँ पहला मॉन्स्टर, हाँ पहला विलन और शायद पहली गलती। आज हम उसी की कहानी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। आज की हमारी ये पूरी चर्चा हेनरी क्रील पर केंद्रित है, वो लड़का जो आगे चलकर वेक्ना बना, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपसाइड डाउन के सभी खतरों की जड़ें उसी एक किरदार से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है 1959 के हॉकिंस, इंडियाना में। एक बिल्कुल शांत सा कस्बा। हाँ, जहां क्रील परिवार बसने आता है। विक्टर, वर्जीनिया, एलिस और उनका बेटा हेनरी। पहली नजर में सब कुछ एक आदर्श अमेरिकी परिवार जैसा लगता है, लेकिन उस आदर्श तस्वीर के पीछे की हकीकत वो बहुत अलग थी। खासकर हेनरी के लिए वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। मतलब वो अकेला रहता था। हाँ, जब सब मिलकर खेलते थे वो अकेला रहता था, मकड़ियों जैसे उन जीवों में दिलचस्पी लेता था जिन्हें समाज बेकार समझता है। उसे लगता था कि वो इस दुनिया के नियमों में फिट नहीं बैठता, और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये उसकी हकीकत थी। और यही अकेलापन शायद उसकी शक्तियों का ईंधन बना। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, वो लोगों के मन की बातें पढ़ सकता था और यहाँ तक कि अतीत और भविष्य की झलकियां भी देख सकता था। एक बच्चे के लिए तो ये किसी सुपर पावर जैसा होगा, है ना? बिल्कुल। फिर ये उसके लिए एक बोझ कैसे बन गया? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। एक बच्चे के लिए जो पहले से ही दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहा हो, ऐसी ताकत एक तोहफा नहीं बल्कि एक श्राप बन जाती है। वो दुनिया को जैसी है वैसी नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे झूठ, पाखंड और दर्द के साथ देखने लगा। उसे इंसानों की कमजोरियां साफ नजर आने लगी। ये शक्तियां उसे दुनिया से जोड़ नहीं रही थीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा अलग कर रही थी। बिल्कुल। तो मतलब उसे इंसानों से एक तरह की नफरत होने लगी थी। हाँ क्रील हाउस के अंदर हाँ उसे एक अनदेखी काली शक्ति का एहसास हुआ और उसे पता चला कि वो चीजों को, जानवरों को और यहाँ तक कि लोगों के दिमाग को भी नियंत्रित कर सकता है। यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हुई। बिगड़नी नहीं, बल्कि मैं कहूंगी एक मॉन्स्टर के बनने की शुरुआत हुई। शक्ति का ये एहसास उसे धीरे धीरे इंसानों के प्रति नफरत से भर रहा था। उसे लगने लगा कि इंसान एक बीमारी है, एक प्लेग जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, और वो खुद को इसका क्या कहते हैं इलाज समझने लगा। यहाँ से एक बहुत ही खतरनाक सोच ने जन्म लिया। और इसी सोच के साथ उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले जानवरों पर, फिर अपने परिवार पर, उन्हें डरावनी चीजें दिखाकर। हाँ, वो सिर्फ चुनौती नहीं दे रहा था, वो खुद को नियमों से ऊपर मान रहा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ शक्तियों का मामला नहीं था। ये उसके अकेलेपन का नतीजा था। उसके अकेलेपन और दुनिया की पाखंडी बातों से उपजी नफरत का नतीजा था। शक्ति ने बस उसे उस नफरत को हकीकत में बदलने का जरिया दे दिया। जैसे जैसे हेनरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता गया, उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। इंसान उसकी नजरों में कीड़े मकोड़े जैसे हो गए, कमजोर, टूटे हुए और बेकार। उसे लगा कि दुनिया का जो ढांचा है, जो नियम है, वो सब गलत हैं और उसे इसे ठीक करने की जरूरत है। और उसका ठीक करने का तरीका बहुत भयावह था। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये एक तरह का गॉड कॉम्प्लेक्स था। हेनरी को लगने लगा था कि उसे ये हक है कि वो तय करे कि कौन जीने के लायक है और कौन नहीं। ये शक्ति का सबसे खतरनाक रूप है, जहां नैतिकता पूरी तरह खत्म हो जाती है। हाँ, वो इसे एक तरह की सफाई मान रहा था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया, क्रील हाउस हत्याकांड। उसने सिर्फ एक सोच से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी माँ की आंखें फोड़ दी, उसकी हड्डियां तोड़ दी। उसकी बहन एलिस भी उसी तरह जमीन पर गिर पड़ी। ये समझना भी मुश्किल है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये सिर्फ गुस्से में की गई हत्या नहीं थी, ये एक विचारधारा के तहत किया गया नरसंहार था। हेनरी के लिए उसकी माँ और बहन उस पाखंडी समाज का हिस्सा थे जिससे वो नफरत करता था। तो वो उन्हें मारकर उस समाज को ही मिटा रहा था। बिल्कुल। वो ये साबित करना चाहता था कि उसके बनाए नियम ही असली नियम है। उसका पिता विक्टर क्रील तो किसी तरह बच गया, लेकिन हेनरी अपनी ही शक्तियों के बोझ तले दबकर कोमा में चला गया। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सरकार ने सबको बताया कि हेनरी उस रात मर गया था, लेकिन ये सच नहीं था। वो मरा नहीं था, बल्कि उसे एक ज्यादा खतरनाक जगह ले जाया गया था, डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर की लैब। अच्छा, तो ब्रेनर की एंट्री यहां होती है। नंबर दिया 001। हॉकिंस लैब का पहला एक्सपेरिमेंट, पहला और सबसे ताकतवर सब्जेक्ट। ब्रेनर उसे एक परफेक्ट सोल्जर बनाना चाहता था, लेकिन ये तो ब्रेनर की सबसे बड़ी गलती थी, है ना?
वो आग को काबू करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। और इससे एक अहम सवाल उठता है, ब्रेनर के इरादे क्या थे? क्या वो सच में हेनरी की मदद करना चाहता था या सिर्फ उसकी शक्तियों का फायदा उठाना चाहता था? उसे कंट्रोल करना चाहता था। साफ है कि वो उसे कंट्रोल करना चाहता था। उसने हेनरी की गर्दन में सोटेरिया नाम की एक इनहिबिशन चिप लगा दी ताकि उसकी शक्तियां दबी रहें। लेकिन वो ये भूल गया कि हेनरी के अंदर विद्रोह की आग जल रही थी। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था सही मौके का। और वो मौका उसे एक छोटी सी लड़की के रूप में मिला, 11। जब 11 लैब में आई तो वो छोटी, शांत और बहुत डरी हुई थी। हेनरी, जो अब लैब में एक ऑर्डरली के तौर पर काम करता था, उसने उसमें अपनी जैसी ही क्षमता देखी। उसे 11 में अपना अक्स दिखाई दिया। हाँ, एक और अकेला बच्चा जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही थी, जिसे एक पिंजरे में कैद करके रखा गया था। तो यहां से बात और भी पेचीदा हो जाती है। हेनरी उसका गाइड बन गया, उसका दोस्त। वो उसे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाता, उसे मैनिपुलेट करता, उसे सुरक्षा देने का नाटक करता। लेकिन क्या ये एक असली दोस्ती थी या शुरू से ही एक सोची समझी साजिश थी? मुझे तो साजिश ही लगती है। ये रिश्ता बहुत जटिल था। एक तरफ हेनरी शायद सच में 11 में अपनी परछाई देखता था। उसे शायद लगा कि उसे कोई ऐसा मिला है जो उसे समझ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो इसे अपनी आज़ादी के लिए एक मोहरे के तौर पर तैयार कर रहा था। वो जानता था कि 11 की शक्तियां उसे उस चिप से आज़ाद करा सकती हैं। तो ये दोस्ती नहीं, ये मुक्ति की एक चाल थी। और फिर वो निर्णायक पल आया। हेनरी ने 11 को लैब से भागने के लिए उकसाया और उसे अपनी गर्दन में लगी चिप निकालने के लिए मना लिया। और 11 ने उसकी बातों में आकर अपनी शक्तियों से वो चिप निकाल दी। और अनजाने में उसने एक शैतान को आजाद कर दिया। जैसे ही वो चिप निकली, 001 की सारी शक्तियां वापस आ गईं। वो हेनरी क्रील, जिसे ब्रेनर ने सालों से दबा कर रखा था, पूरी ताकत के साथ लौट आया। और फिर जो हुआ, हॉकिंस लैब का नरसंहार। हाँ, वो लैब के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। कोई रहम नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। 001 ने पूरे लैब में कत्लेआम मचा दिया। बच्चे, वैज्ञानिक, गार्ड्स, हर किसी को बेरहमी से मार डाला। और उसने 11 को अपना असली चेहरा दिखाया। वो एक मसीहा नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर था। और उसने 11 को अपने साथ आने का न्योता दिया। हम मिलकर दुनिया को फिर से बनाएंगे। ये सिर्फ दो शक्तियों की टक्कर नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ 001 था, जो इंसानियत को एक बीमारी मानता था और उसे खत्म करना चाहता था। और दूसरी तरफ 11 थी, जिसे पहली बार दोस्त मिले थे। हाँ, जिसने पहली बार एक तरह के घर को पाया था। तो वो एक मोड़ पर खड़ी थी और उसने सामना करने का फैसला किया। और यहीं पर हेनरी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने 11 की ताकत को कम आंका। उसने 11 की शक्तियों को कम नहीं आंका, उसने 11 के इरादों को कम आंका। अच्छा। हेनरी की शक्ति उसकी नफरत से आती थी, लेकिन 11 ने उस दिन एक अलग तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया। एक खुशी की याद, अपनी माँ की याद, जिसने उसे अपनी ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने में मदद की। और जब उसने अपने दोस्तों की लाशें देखी, तो एक शुद्ध गुस्से और प्यार के पल में उसने अपनी पूरी ताकत 001 के खिलाफ लगा दी। बिल्कुल। उसने उसे सिर्फ हराया नहीं, बल्कि एक पोर्टल खोलकर उसे एक दूसरे डायमेंशन में फेंक दिया। हमारी दुनिया की एक खौफनाक परछाई, जिसे हम अब अपसाइड डाउन के नाम से जानते हैं। तो क्या ये अपसाइड डाउन पहले से मौजूद था? स्रोत के अनुसार हाँ, वो डायमेंशन पहले से था। लेकिन जब हेनरी वहां पहुंचा, तब वो एक बंजर, वीरान जगह थी, जहां न वक्त था, न जिंदगी, सिर्फ साए और बिजली के तूफान। हाँ, हेनरी उस अंधेरी, खाली दुनिया में भटकता रहा और उस जगह ने उसे बदल दिया। कैसे? मेरा मतलब है, वो पहले से एक मॉन्स्टर था, वो जगह उसे और क्या बना सकती थी? वो जगह एक आईने की तरह थी, जिसने उसके अंदर के मॉन्स्टर को एक शारीरिक रूप दे दिया। मतलब उसे एक नया शरीर मिला? हाँ, उस डायमेंशन की बिजली ने उसे जलाया, तोड़ा और फिर से एक नए, ज्यादा भयावह रूप में गढ़ा। धीरे धीरे, बहुत दर्द के साथ, हेनरी क्रील का इंसानी वजूद खत्म हो गया और वेक्ना का जन्म हुआ। और वहां वो अकेला नहीं था, उसने वहां माइंड फ्लेयर को ढूंढा। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वेक्ना ने उसे बनाया या वो पहले से वहां था? ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन जो बात साफ है वो ये कि दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट पार्टनरशिप बना ली। वेक्ना ने उस बिना शक्ल की शक्ति को एक मकड़ी का रूप दिया, जो उसके बचपन के जुनून से प्रेरित था। बिल्कुल। अगर माइंड फ्लेयर उस दुनिया का शरीर था, एक सामूहिक चेतना, तो वेक्ना उसका दिमाग, उसका जनरल बन गया।
और उनका एक ही मकसद था, हमारी दुनिया पर कब्जा करना। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले सभी सीजन के मॉन्स्टर और हमले वो सब वेक्ना के ही मास्टर प्लान का हिस्सा थे। बिल्कुल। डेमोगॉर्गन, डेमोडॉग्स, वो सब एक ही सेना का हिस्सा थे। डेमोगॉर्गन वेक्ना का सिपाही था। हाँ, जिसे वो शिकार के लिए भेजता था। माइंड फ्लेयर उसका डिजाइन था, एक विशाल हथियार। और गेट्स का खुलना, ये सब उसके सिग्नल थे। वो सालों तक इंतजार करता रहा, अपसाइड डाउन से हॉकिंस पर नजर रखता रहा, 11 की शक्तियों को समझता रहा। हाँ, और सही मौके का इंतजार कर रहा था। ये एक शतरंज का खेल था और वो एक माहिर खिलाड़ी था। तो सीजन 4 में वो वक्त आ गया। उसने सीधे हमला करने का फैसला किया, लेकिन बहुत चालाकी से। उसने हॉकिंस के उन टीनेजर्स को अपना निशाना बनाया जो किसी न किसी सदमे या अपराध बोध से गुजर रहे थे। क्रिसी, फ्रेड, पैट्रिक। वो उनके डर का इस्तेमाल करके उनके दिमाग में घुसता और फिर उन्हें एक भयानक तरीके से मार डालता। और हर मौत का एक गहरा मकसद था, है ना? ये सिर्फ लोगों को डराना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बार जब वेगना किसी को मारता तो हमारी दुनिया और अपसाइड डाउन के बीच एक छोटा गेट खुल जाता। उसका प्लान 4 लोगों को मारकर 4 गेट खोलने का था। वो एक तरह से दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार को कमजोर कर रहा था। और आखिरी शिकार मैक्स थी। जब वेगना ने मैक्स को मारा, भले ही वो कुछ देर के लिए ही मरी हो, तो आखिरी गेट खुल गया और चारों गेट एक साथ जुड़ गए। हॉकिंस के बीचों बीच एक विशाल दरार पड़ गई। अपसाइड डाउन और हमारी दुनिया के बीच की दीवार टूट गई। उसका अंतिम चरण शुरू हो चुका था। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हॉकिंस अब अपसाइड डाउन के साथ मिल रहा है। आसमान लाल है, जमीन पर दरारें हैं, और वेक्ना वो जिंदा है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो अब सायों में छिपकर काम नहीं कर रहा, वो सामने आ चुका है। बिल्कुल। इसका मतलब सीजन 5 में दाव पर सिर्फ हॉकिंस नहीं बल्कि सब कुछ लगा है। अब हमारे नायकों को सिर्फ हिम्मत से ज्यादा की जरूरत होगी। उन्हें जवाब चाहिए होंगे। हाँ, अपसाइड डाउन का सच क्या है? माइंड फ्लेयर की असली शुरुआत कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, हेनरी क्रील मॉन्स्टर क्यों बना? बिल्कुल। सीजन 5 की लड़ाई सिर्फ हॉकिंस को बचाने के लिए नहीं होगी। ये पूरी हकीकत को बचाने के लिए होगी। क्योंकि अगर वेक्ना जीता तो वो हर चीज को अपनी नफरत की आग में जलाकर अपनी छवि में एक नई दुनिया बनाएगा। तो ये थी वेक्ना की पूरी कहानी। एक लड़का जो कभी समाज में फिट नहीं हुआ, एक एक्सपेरिमेंट जो बागी हो गया, और एक मॉन्स्टर जो हॉकिंस और शायद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। और यह हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या हेनरी क्रील हमेशा से एक मॉन्स्टर था, या हालात, उसकी शक्तियों और दुनिया के बर्ताव ने उसे ऐसा बना दिया? मतलब क्या बुराई पैदा होती है या उसे बनाया जाता है? हाँ, शायद आखिरी सीजन इसी सवाल का जवाब देगा। जो भी हो, एक बात साफ है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सुरक्षित रहें और हाँ, क्रील हाउस से दूर रहें।